नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक नए प्रोग्राम के साथ आए हैं जो आप कह सकते हैं वीकली प्रोग्राम होगा। प्रत्येक सप्ताह आपको ये मिलेगा और ये पीआईबी का जो नोट्स कह सकते हैं, जो पीआईबी के द्वारा जो टॉपिक जारी किए गए हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा किया करेंगे। सबसे पहले इसका महत्व समझ लीजिए। यदि इस वर्ष आपने यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखा है तो आपने देखा होगा कि पीआईबी से ढेर सारा जो इश्यू है, मुद्दा है, वो सीधे प्रश्न पत्र में आ गया है। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इस सब का एनालिसिस तो करते ही थे, पढ़ते ही थे। लेकिन यूपीएससी ने ये हिंट दिया है कि अब आपको पीआईबी भी थोड़ा सा ध्यान से रखना पड़ेगा। जो इसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाओं वगैरह की बात की जाती है भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय के द्वारा, यह सब इकट्ठे आ जाता है। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इसमें 9 से लेकर के 15 अगस्त तक ये जितने भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर हम लेकर के बात करेंगे जो आपके यूपीएससी के नजरिए से महत्वपूर्ण हो सकता है। अब चलिए सीधे पहले मुद्दा पर चलते हैं। भारत ने गैर जीवाश्म आधारित विद्युत क्षमता में 300 गीगावाट का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। ये यहाँ पर देखेंगे तो प्रकाशित किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जरा उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने 31 जुलाई 2026 तक 300.5 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता हासिल किया है। निश्चित तौर पर भारत के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा है, खास करके गैर जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य का 60% से ये अधिक हो गया है। यानी कि भारत ने जो टारगेट रखा था कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हम इकट्ठा कर लेंगे, उसका तकरीबन 60% तो अभी ही हमने पूरा कर लिया है। तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छा पहल है। और अगर देखा जाए अभी के हालात में तो देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता लगभग 552 गीगावाट में 54% से अधिक गैर जीवाश्म स्रोतों का है। तो कुल मिलाकर के आपके यूपीएससी के लिहाज से एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया, कितना पूरा किया गया है, और दूसरी बात कि अभी क्षमता का कितना प्रतिशत है। ये इंपॉर्टेंट नजरिया पॉइंट आपको है जो ध्यान में रखना है। अब चलिए जरा विस्तार से और चीजों को देखते हैं। इसमें अगर सौर ऊर्जा की बात किया जाए तो सौर ऊर्जा में कहा गया है कि 164.59 गीगावाट। इसके अलावा पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो 58.14 गीगावाट। जल विद्युत की बात करेंगे तो 57.24 गीगावाट। जैव ऊर्जा की बात किया जाए तो 11.75 गीगावाट। और परमाणु ऊर्जा की बात करेंगे तो 8.78 गीगावाट शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के ये ब्रेक करके आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट नई गैर जीवाश्म क्षमता जो है वह जोड़ी गई है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करेंगे 2014-15 के हिसाब से तो 190.96 बिलियन यूनिट से बढ़कर के 2025-26 में ये 477.79 बिलियन यूनिट हो गया है। पीएलआई योजना और एएलएमएम के माध्यम से घरेलू सौर विनियमन क्षमता अगर देखा जाए तो 200 गीगावाट से अधिक पर पहुंच चुका है। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय बढ़त हासिल कर लिया है। वहीं अगर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसमें भारत को स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरत का तकरीबन 85% ऊर्जा जो है वह क्या करता है, आयात करता है, दूसरे देशों से मंगाता है। और जैसे आपने देखा कि किस तरह से फरवरी 2026 में अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, उसके बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चौक पॉइंट है उसको ब्लॉक कर दिया और भारत में एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहीं ना कहीं नवीकरणीय ऊर्जा पर शिफ्ट होते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाते हैं और ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। तो पहला पॉइंट तो ये था, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी एक ऐसा टॉपिक रहा यूपीएससी में कि आपको हर एक वर्ष यहां से एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि एनर्जी का टॉपिक कहीं भी आपको दिखे आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की यहां से संभावना रहती है। दूसरे टॉपिक पर जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पारसी समुदाय के लिए है। क्योंकि पारसी समुदाय की जनसंख्या देखेंगे तो वह बेहद कम देखने को मिला है।
तो भारत सरकार जियो पारसी योजना लेकर के आई है ताकि पारसी समुदाय की जो घटती आबादी है उसको रोका जाए। और ये पहल अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये पहल यहाँ पर किया गया है। अब क्या विस्तृत चीजें हैं जरा देखते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2013 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को स्थिर करने के उद्देश्य से किया गया। तो शुरुआती वर्ष किस मंत्रालय के द्वारा, किस समुदाय के द्वारा, ये 3 फैक्ट यहाँ याद रखना है। योजना के तहत अब तक 582 लाभार्थियों को बांझपन उपचार, गर्भधारण, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर के जियो पारसी योजना के तहत ये कोशिश किया जा रहा है कि कैसे करके भी संतान प्राप्ति इस समुदाय के लोगों को हो, जो समस्या आ रही है उसे निदान किया जा रहा है। 2018-19 से हेल्थ ऑफ कम्युनिटी घटक के अंतर्गत 1055 लाभार्थियों को इसके अंतर्गत सहायता भी मिली है। योजना पर अब तक जो है 37.43 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसके परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए 2014-15 से अब तक 534 बच्चों का जन्म जो है दर्ज किया गया है। अब पारसी समुदाय में निश्चित तौर पर यह बात की जा रही है कि इससे जनसंख्या स्थिर होने की उम्मीद बढ़ी है। अगर स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन में भी देखा जाए तो इसको योजना को सफल बनाया गया, यानी कि सरकार से अलग होकर के देखे तो वर्ष 2025-26 में चिकित्सा मद पर 0.24 करोड़ रुपया, समुदाय स्वास्थ्य पर 2.39 करोड़ रुपया और जागरूकता गतिविधि पर 0.29 CR रुपया खर्च किए गए हैं। योजना के प्रचार प्रसार के लिए कार्यशालाएं, पंजीकरण अभियान और पारसी समाचार पत्र के माध्यम से नियमित जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। कुल मिलाकर के यही कोशिश की जा रही है कि पारसी समुदाय के जनसंख्या को स्थिर किया जाए। अब चलिए एक अगला टॉपिक है राष्ट्रीय युवा संसद योजना और इसका 2.0 वर्जन अब निकल के सामने आया है, उस पर चर्चा करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय नोडल एजेंसी पूछा जा रहा है, यूपीएससी में लगातार इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय युवा संसद योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है। यानी कि पोर्टल से संबंधित ये न्यूज है, इस तरह की चीजें पूछे जा रही है यूपीएससी में। यह पहले से पोर्टल का उन्नत संस्करण होगा जो अब केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, केवल मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उस तक अब ये सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी शैक्षणिक संस्थान, समूहों और देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए इसे अब क्या कर दिया गया है, उपलब्ध कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य क्या होगा, युवाओं में संसदीय लोकतंत्र, संविधान, वाद विवाद तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। 11 सितंबर 2024 से 21 जुलाई 2026 तक 4,939 संस्थानों ने इसके अंतर्गत पंजीकरण कराया। इस अवधि में 1,611 युवा संसद कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें से 54,518 छात्रों ने यहाँ पर भाग लिया है। समूह श्रेणी में 732 पंजीकरण, 26 कार्यक्रम और 982 प्रतिभागियों की भागीदारी भी यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा व्यक्तिगत श्रेणी में 48,291 नागरिक और छात्रों ने भाग लिया है। यानी कि कुल मिलाकर के ये आंकड़ा अगर देखा जाए तो 1 लाख से पार निकल गया। 1,03,791 नागरिक और छात्रों ने ये इस बार का जो नया वर्जन है युवा छात्र का, उसमें सहभागिता की है। मंत्रालय ने योजना के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शिक्षा बोर्ड और संसद टीवी, चूंकि संसद टीवी जो है एक तरह से कह सकते हैं पीआर एजेंसी होती है गवर्नमेंट की, तो संसद टीवी वगैरह के माध्यम से क्या किया है, अवेयरनेस फैलाने का काम किया है ताकि लोगों को चीजों के विषय में पता चल सके। आगे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS त्रैमासिक बुलेटिन अप्रैल जून 2026 जो है वह आया है। अब इस पर क्या क्या बातें की गई है, क्या क्या कुछ डेटा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये देखिए यहाँ पर किस मंत्रालय के द्वारा, नोडल एजेंसी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी के कार्यालय यानी कि NSO ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS कब का, अवधि देखिए अप्रैल जून 2026 का, तो जाहिर सी बात है ये त्रैमासिक बुलेटिन होगा, इसको जारी किया गया। इसके अंतर्गत देश में रोजगार और बेरोजगारी की जो स्थिति है उस पर बात की जाती है, उससे संबंधित कुछ डेटा शेयर किया जाता है, जिसके अंतर्गत कहा गया है LFPR जो है 15 वर्ष या उससे अधिक आयु 54.6% रहा है, जो पिछली तिमाही के
55.5% से कम है। शहरी अगर LFPR देखेंगे तो वह 50.2% पर अभी भी स्थिर रहा, जबकि शहरी पुरुष में देखा जाए तो 75% से बढ़ करके यह 75.3% हो गया, यानी कि मामूली सुधार इसमें देखने को मिला है। शहरी कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात की अगर बात करेंगे तो ये लगभग 46.8% पर स्थिर रहा है, और शहरी बेरोजगारी दर अगर बात किया जाए तो 6.7% पर स्थिर रहा है, और शहरी महिला बेरोजगारी दर देखेंगे तो 9.1% से घट करके ये 8.7% हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ आप देखेंगे कि एक बेहतर कंडीशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नियमित वेतनभोगी और वेतनभुक्त कर्मचारियों की जो हिस्सेदारी है ग्रामीण क्षेत्र में, वह 15% से बढ़कर के 16.1%, 15.5 से बढ़कर के 16.1% रहा, और शहरी क्षेत्र में, ये ग्रामीण क्षेत्र का है, ठीक है, शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो यह 48.9 से बढ़कर के 49.3% हुआ है, यानी कि दोनों ही एरिया में आपको बढ़ोतरी देखने को मिला है। निश्चित तौर पर वो बेहतर स्थिति है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करेंगे, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र को लेकर के बात किया जाए, खनन की बात की जाए, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ी है, यानी कि सर्विस सेक्टर की बात किया जा रहा है कि इसमें रोजगार लोगों को मिल रहा है। अप्रैल जून 2026, ये जो 3 महीने का समय है, इसके दौरान देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 56.6 करोड़ लोग रोजगार में थे, जिसमें 40.2 करोड़ पुरुष और 16.4 करोड़ महिलाएं इसमें शामिल रही हैं। जनवरी 2025 से संशोधित जो PLFS के तहत कहा गया है कि ग्रामीण एवं शहरी भारत के लिए मासिक और त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतन भी जारी किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें कुछ डेटा रहा है जहां से कुछ प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा सकते हैं। इन्वायरमेंट से और एनर्जी, ये 2 टॉपिक ऐसा होता है जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना रहती है। यहाँ पर क्या है, विश्व सिंह दिवस 2026 एशियाई शेरों की संख्या बढ़ने की बात की गई है और ये 891 पर पहुंच गया है। भूपेंद्र यादव जो मिनिस्टर हैं वो इसकी जानकारी भी यहाँ पर एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहे हैं। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त 2026, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पिछले 1-2 वर्षों से देखा जा रहा है किस तरह के डेट वगैरह पूछ रही है। तो इसके अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जो हैं, उन्होंने बताया कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में जो 523 था, उससे बढ़कर के 2025 में 891 हो गया है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो पिछले 10 साल में एक महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है, बड़ी उपलब्धि रहा है, और इसका श्रेय उन्होंने वन अधिकारी, संरक्षण विशेषज्ञ और स्थानीय समुदाय के संयुक्त प्रयासों को दिया है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या यहाँ 523 से बढ़कर के 2025 में 891 हुआ। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट लाइन, ये ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लाइन की घोषणा किए थे, ये इंपॉर्टेंट होगा। शेरों की जो प्राकृतिक विस्तार क्षेत्र है 2020 के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर के लगभग कह सकते हैं 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट लाइन एक यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रोजेक्ट लाइन की अगर बात किया जाए, प्रदेश आधारित अगर देखेंगे संरक्षण मॉडल यह अपनाया जाता है, और परियोजना के तहत जो प्रमुख घटक हैं उसमें कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें आवास सुधार, रोग निगरानी, पशु चिकित्सा सहायता, वैज्ञानिक जनसंख्या निगरानी, प्रौद्योगिक आधारित संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी तथा लाभ हिस्सेदारी, इन तमाम चीजों को, घटकों को शामिल किया जाता है। सरकार ने वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई है, ताकि एशियाई शेरों का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि देखिए, एक बात समझिए, जैव विविधता के लिहाज से ये जो प्रोजेक्ट लाइन है एक महत्वपूर्ण योजना है, और सरकार ये कोशिश कर रही है कि ना सिर्फ यहाँ लाइन का, बाकी अलग अलग जो जानवर हैं उन तमाम सभी को संरक्षित करने की कोशिश किए जा सके। तो लाइन के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला यहाँ पर होगा। अब स्माइल भिक्षावृत्ति योजना से संबंधित कुछ बातें हैं। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास को यहाँ पर मंजूरी दिया गया है। अब इसमें क्या क्या बातें की गई है जरा विस्तार से समझते हैं। किसके द्वारा? केंद्र सरकार, नोडल एजेंसी केंद्र सरकार। स्माइल यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ
बेगिंग यानी कि स्माइल बेगरी की बात की गई है। इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में जो व्यक्ति संलग्न हैं उनके पुनर्वास, उनका कौशल विकास कैसे किया जाएगा, यानी कि कुछ रोजगार वगैरह सिखाइए, और समाज में कैसे फिर से उनको पुनर्स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए काम करने की बात की गई है। इसके अंतर्गत अगर मुख्य बिंदु देखेंगे तो 23 अक्टूबर 2023 से 31 जुलाई 2026 तक योजना के तहत 45.59 करोड़ जो है वो जारी किए गए, जिसमें से कहा गया है कि 40.04 करोड़ क्रियान्वयन एजेंसी या शहरों को दिया गया है कि आप इस योजना को लागू कराइए। अब तक 10,446 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है, जिसमें से 7,622 वयस्क और 2,824 बच्चे शामिल इसमें देखे गए हैं। अब यहाँ पर क्या क्या काम किया गया है, चूंकि भिक्षावृत्ति से को खत्म करना है, पुनर्वास कराना है, तो बच्चे हैं तो उनको शिक्षा देना पड़ेगा, परामर्श चाहिए, काउंसलिंग वर्क चाहिए, देखभाल करना, परिवार से पुनर्मिलन की सुविधा दी जानी चाहिए, और जो वयस्क हैं इनको काम देना यानी कि स्किल सिखाना, जैसे बढ़ई का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, सुरक्षा की सेवा होगी, खाना पकाना हो गया, ई रिक्शा का संचालन करना हुआ, ये तमाम चीज़ इनको सिखाने की जो एडल्ट हैं उनको कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह से भी लाभ लिया जा रहा है। अभ्यर्थी जो हैं उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके बैंक ऋण और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पुनर्वास में तमिलनाडु की चर्चा करेंगे, 1157 प्रथम स्थान आया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश 1135, उत्तर प्रदेश 884 और महाराष्ट्र 817 रहा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा राज्यों का रैंक। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग देखा गया है कि 13 अप्रैल 2026 को भिक्षुक आश्रय गृहों हेतु मॉडल दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें मानवीय एवं अधिकार आधारित पुनर्वास, डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली और प्रत्येक 2 वर्ष में तृतीय पक्ष सामाजिक एवं अवसंरचना ऑडिट अनिवार्य किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि ऑडिट अब आपको करना ही पड़ेगा। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी औषध संहिता से संबंधित है। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड, इसको 3 वर्ष का विस्तार दिया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे मंत्रालय कौन सा है? नोडल एजेंसी आयुष मंत्रालय। इसने भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी औषध संहिता आयोग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भागीदारी से भारतीय औषध संहिता आयोग ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल को क्रियान्वित हेतु एक MOU साइन किया है, ठीक है, और इसको 3 वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख बात है जिसको देखेंगे। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा, रिगपा, यूनानी, होम्योपैथी, आयुष मंत्रालय की जब चर्चा की जाएगी तो ये सब चीजें आपके जहन में आनी चाहिए, ठीक है। इसमें प्रयुक्त समान औषधीय पौधों के लिए एकीकृत वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय गुणवत्ता मानक जो है विकसित करना है, और ये सहयोग 2022 में शुरू हुई पहल का विस्तार है, जिसके प्रथम चरण में 50 औषधीय पौधों के मोनोग्राफ यहाँ पर विकसित करने की बात की गई है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो नया यहाँ पर समझौता ज्ञापन हुआ है उसके तहत कुछ बातें की गई है, जिसमें भारतीय मानकों का अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा, जिससे भारतीय औषधि पौधों और उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। पहल में ये कहा गया है, पहल से गुणवत्ता आश्वासन, मानकीकरण, निर्यात क्षमता, व्यवसाय सुगमता तथा नियामकीय प्रक्रिया में पारदर्शिता को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। अब ये क्या करेगा? तो भारत की जैव विविधता, पारंपरिक चिकित्सा विरासत जो है, ज्ञान है, उसका संरक्षण करना, वैश्विक औषधीय मानकीकरण में भारत की मजबूत भूमिका निर्धारण करना, इन तमाम चीज़ों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें से IOL ने स्वदेशी गार्ड हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको 5 स्टार लगा दीजिए, क्योंकि इस तरह के न्यूज आप देखेंगे लगातार पूछे गए हैं। अब देखिए चर्चा में क्यों है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड यानी कि IOL 13 अगस्त 2026 को नागरिक बाजार के लिए स्वदेशी यानी कि इसका नाम क्या है, गार्ड हाई रेजोल्यूशन दूरबीन लॉन्च किया है। अब इसके द्वारा यह जो है रक्षा उत्पाद विभाग के अंतर्गत मिनी रत्न श्रेणी 1 और रक्षा सार्वजनिक उपकरण यानी कि DPSU यह है कि कौन है, IOL, ये ध्यान रखना है। आगे मुख्य बिंदु इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया है जरा उस पर चर्चा करते हैं। नाम क्या दिया गया है इसका, गार्ड। इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून जो IOL की एक इकाई है, स्वदेशी रूप से विकसित और इसका निर्माण किया गया है। यह उत्पाद क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत की भावना को बढ़ाता है। रक्षा क्षेत्र में भारत की जो स्वदेशी ऑप्टिकल क्षमता है इसका कह सकते हैं नागरिक उपयोग सुनिश्चित करता है। मौसम प्रतिरोधी निर्माण
इसे विभिन्न बाहरी परिस्थितियों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। और इसका वजन अगर देखा जाए तो लगभग 610 ग्राम है। इसका उपयोग बर्ड वाचिंग, वन्यजीव अवलोकन, प्रकृति अध्ययन, पर्यटन, खेल, वानिकी, समुद्री गतिविधियों तथा सुरक्षा संबंधी कार्यों में किया जा सकता है। इसके अलावा IOL की सटीक ऑप्टिकल निर्माण की विरासत जो है 1943 से जुड़ी है। ये प्लेटफॉर्म लंबे समय से सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। अब आखिर में देखते हैं ई कोर्ट्स मिशन। अब ई कोर्ट्स मिशन से समझ में आ गया कि जुडिशरी से संबंधित मुद्दा होगा ये मोड परियोजना, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना, ठीक है। न्याय व्यवस्था में डिजिटल रूपांतरण को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है। कानून एवं न्याय मंत्रालय इसके अनुसार ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड परियोजना को देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। वर्तमान में अगर देखा जाए फेज 3 में 2023-27 का उद्देश्य न्यायालय को डिजिटल, पेपरलेस और अधिक स्मार्ट बनाना है। भारतीय न्यायालय में देखेंगे बहुत सारे केसेस का भंडार लगा है, तो कहीं ना कहीं जब ई कोर्ट्स की व्यवस्था की जाएगी तो डिजिटलीकरण से केस वगैरह को ट्रैक भी किया जा सकता है, तो आगे चल करके ये लाभकारी होगा। चरण 3 में न्यायिक रिकॉर्ड का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, वर्चुअल सुनवाई, संस्थागत डेटा इंटरऑपरेटिबिलिटी और AI जैसी उभरती तकनीकों का उपयोग इसके अंतर्गत किया जा रहा है। 753.6 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। 4519 न्यायालयों में ई फाइलिंग लागू है और 7553 प्रतिष्ठानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। 1806 ई सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं जो ई फाइलिंग, दस्तावेज अपलोड, शुल्क भुगतान, केस स्टडी और अन्य डिजिटल सेवा सहायता प्रदान यहां पर करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो 538 न्यायालय को कहा गया है कि वर्चुअल कोर्ट के लिए डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध कराई गई है। कितने न्यायालय को? 538। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। 11 उच्च न्यायालय में से न्यायालयों में कोर्ट रूम लाइव ऑडियो विजुअल स्ट्रीमिंग व्यवस्था लागू की गई है। आजकल देखते होंगे आप कि कोर्ट में कैसे सुनवाई चल रहा होता है और आप मोबाइल पर बैठ के देख रहे होते हैं, ये इसी के तहत। 6895 न्यायालयों में NSTEP नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसेस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सभी उच्च न्यायालयों में, जितने भी उच्च न्यायालय हैं हाई कोर्ट से सभी में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS ये लागू किया गया है। और 734 कोर्ट में वेबसाइटों को S3WAAS प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट किया गया। परियोजना का उद्देश्य क्या है कि न्यायिक प्रशासन की दक्षता, पारदर्शिता और नागरिकों की न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। कुल मिलाकर के देखेंगे तो न्यायपालिका ये चाहती है, या भारत सरकार का भी ये सोच है कि न्याय व्यवस्था में जिस तरह से लेत लतीफी होता है उसको खत्म किया जाए। अब वो तरीका हो सकता है कि डिजिटलीकरण कर दिया जाए ताकि लोग अपने केस वगैरह की ट्रैकिंग कर सकते हैं, कब वो डेट है सुनवाई का वो सब जान सकते हैं। और ये सब चीज़ जुडिशरी के पास भी रहेगा, सरकार के पास भी ये ट्रैकिंग रहेगा। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में त्वरित न्याय की अवधारणा को पुष्ट किया जा सकता है। तो PIB में अगर इस सप्ताह देखें तो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इन तमाम टॉपिक को तैयार जरूर कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना UPSC में रह सकता है। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।